मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे, जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, जो अनुसंधान कार्य हैं, वो उन तक पहुँचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हम खेत में जो जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं, तो उन जैव उर्वरकों का क्या काम होता है। जैव उर्वरक कई प्रकार के होते हैं और इसको हमें फसलों में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे खेत की दशा तो सुधरती सुधरती है, फसल की उपज भी बढ़ती है और हमें इससे अधिक लाभ मिलता है। और जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से जो हमारी केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो खपत है, जो हम रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते हैं, उनका यूज़ थोड़ा कम हो जाता है। तो जहाँ तक संभव हो हमें अपने खेतों में जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि किस जैव उर्वरक का क्या काम होता है। देखिए, वैसे तो उर्वरकों का काम क्या है, पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाना। अब रासायनिक उर्वरक हैं, जैसे यूरिया है नाइट्रोजन देती है, डीएपी नाइट्रोजन फास्फोरस देता है, एमओपी म्यूरेट पोटाश जो है वो पोटेशियम देती है, उसके साथ क्लोराइड भी मिलता है, एसएसपी से हमें फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम भी मिलता है, सल्फर भी मिलते हैं। इसी प्रकार से जो जैव उर्वरक होते हैं वो भी कुछ ना कुछ पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जो खास तौर से नाइट्रोजन जो है वो अधिकांश जैव उर्वरकों से मिलती है। इसके अलावा हमें जैव उर्वरकों से फास्फोरस भी मिलता है, पोटेशियम भी उपलब्धता बढ़ती है, जिंक की उपलब्धता बढ़ती है, सल्फर गंधक इसकी उपलब्धता भी बढ़ती है। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि किस जैव उर्वरक के प्रयोग करने से हमें कौन सा पोषक तत्व मिलेगा। देखिए, जो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है एजोटोबैक्टर, बहुत कॉमनली प्रयोग किया जाता है। एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है और एसिटोबैक्टर है। ये जो तीनों तरह के जो जैव उर्वरक हैं, ये नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं। तो इनसे जो हमें मिलती है वो हमें नाइट्रोजन मिलती है, एन जिसे हम कहते हैं, वो हमें मिलता है। और एजोटोबैक्टर को तो हम किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे दलहनी हो, तिलहनी हो, चाहे धान हो, गेहूं हो, मक्का, किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। एजोस्पर्म का बहुत अधिक लाभ हमें sorghum, जैसे ये ज्वार है, बाजरा है, इसमें बहुत अधिक देखने को मिलता है। और एसिटोबैक्टर का बहुत अधिक लाभ हमें गन्ने की फसल में मिलता है। तो गन्ने के लिए बड़ा स्पेशली बड़ा हेल्पफुल है एसिटोबैक्टर। और ये तीनों ही जो है नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं, और खास तौर से एजिटोबैक्टर को हम किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं राइजोबियम की। ये जीवाणु है और ये जीवाणु जो है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है। तो ये भी नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है, लेकिन ये खास तौर से दलहनी फसलों के लिए है। तो इनको हम किसी तिलहनी फसल जैसे सरसों है उसमें प्रयोग नहीं कर सकते। अनाज वाली फसलें हैं जैसे धान है, गेहूं है, मक्का, उसमें इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो दलहनी जो हमसे दाल मिलती है, चाहे मटर है, मसूर है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, चना है, इन सभी फसलों में इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसका जो मुख्य काम है वो नाइट्रोजन को उपलब्ध कराना है। और ये जो राइजोबियम है, ये उन दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ बना के रहता है, ग्रंथि बना के रहता है। जितनी अच्छी गांठें होंगी जड़ें में, जितना अच्छी मोटी गांठ बनेगी, लाल रंग की बनेगी, पिंक रंग की, गुलाबी रंग की, उस समझिए कि उस फसल की वृद्धि उतनी अच्छी होगी, क्योंकि उसको नाइट्रोजन वो ज्यादा उपलब्ध करा रहा है। तो राइजोबियम हमको हर दलहनी फसल में प्रयोग करना चाहिए, तभी जो है उस दलहनी फसल की जो आपको अच्छी उपज मिलेगी। तीसरा है नील हरित शैवाल। ये भी नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, लेकिन इसको पानी चाहिए। तो ये पानी में ही ग्रो करती है। तो अब पानी वाली फसल तो धान होती है, तो ये धान में इसका हम खास तौर से प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करना भी चाहिए। और जहाँ इसको, लेकिन पानी भरा रहना चाहिए, इसको डालने के बाद पानी बना रहे। तो ये नाइट्रोजन धान के खेत में बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध करा देती है। तो इस तरह के जो जैव उर्वरक होते हैं वो जैविक खेती के लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, नील हरित शैवाल आपको केवल धान में प्रयोग करनी है। और ये जो ऊपर वाला है आप किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। राइजोबियम आपको केवल दलहनी में करनी है, नील हरित शैवाल ये आपको धान में प्रयोग करनी है। इसी तरह से एजोला होता है। एजोला से नाइट्रोजन मिलती है और ये, इसको भी पानी बहुत चाहिए। एक फर्न है, चूंकि पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो इसलिए इसका प्रयोग भी हम धान में करते हैं, पानी वाले धान में करते हैं, सूखे वाले धान में नहीं। जिसमें हम पानी भर के रखते हैं उस धान में इसको प्रयोग करते हैं। एजोला का एक फायदा ये होता है, इससे ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थ भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा फायदा ये रहता है, ये जैविक पदार्थों को भी उपलब्ध कराता है। तो जैविक पदार्थ हमारे खेत में बहुत अधिक बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, उस कारण से और भी तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो जिन खेतों में एजोला प्रयोग की जाती है वहां नाइट्रोजन मिलने के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छा हो जाता है उन खेतों का। तो जो हम अगली फसल उगाते हैं धान के बाद, उसको भी फायदा मिलेगा। और ऑर्गेनिक मैटर है तो उसमें लगभग
सभी पोषक तत्व आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए, नीलहरी शैवाल और एजोला के लिए, पानी वाले धान उपयुक्त होता है, बिना पानी के ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। बात करते हैं पीएसबी की, जिसे हम फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं, कभी कभी इसे हम पीएसएम भी कहते हैं, फास्फोरस सोलुलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फास्फेटिका के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो फास्फोरस को उपलब्ध कराना होता है। अभी तक हमने देखा ये नाइट्रोजन को उपलब्ध करा रहे थे, ये जो पीएसबी है ये फास्फोरस को उपलब्ध कराता है। अब ये कैसे कराता है? जो भी हम फास्फोरस जमीन के अंदर डालते हैं वो फिक्स हो जाता है, मतलब पानी में घुलता नहीं है, और वो कई रूप में अघुलनशील रूप में बदल जाता है और वो फिर जड़ों तक नहीं पहुंच पाता। और किसी भी तत्व के लिए जड़ तक पहुंचने के लिए पानी में घुलना बहुत जरूरी है। अगर वो तत्व पानी में नहीं घुलेगा, पौधे को नहीं मिल पाएगा। तो जो भी हम खाद डालते हैं, एसएसपी डालें, चाहे हम डीएपी डालें, एनपीके डालें, कोई भी फास्फोरस वाली जब हम खाद डालते हैं तो उसका अधिकांश भाग जो है अघुलनशील हो जाता है और वो पौधों को नहीं मिल पाता। इसी तरह से जो प्राकृतिक फास्फोरस मिट्टी के अंदर रहता है पहले से मौजूद, वो भी अधिकांश मात्रा अघुलनशील रूप में रहती है और पौधों को नहीं मिल पाती। तो उस कारण से जो फास्फोरस का अधिकांश मात्रा मिट्टी के अंदर रह जाती है। तो ये जो जीवाणु होते हैं ये एक्चुअली बैक्टीरिया होते हैं खास तौर से, हालांकि जो पीएसएम माइक्रो में फंगस भी आती है, लेकिन खास तौर से जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ये क्या करता है कि वो जो फास्फोरस को घोलता है, उसको घुलनशील बनाता है। कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो जब ये फास्फोरस घुल जाता है तो ये पानी में जब घुल करके जड़ों तक पहुंचेगा पानी के माध्यम से, और जड़ें के माध्यम से फसल को मिल जाएगा। तो इसका मेन काम क्या है? फास्फोरस को उपलब्ध कराना। तो जो हमने खाद के माध्यम से फास्फोरस दिया या जो हमारे मिट्टी में पहले से ही मौजूद था, तो उसको घुलनशील कर देता है। तो ये बड़ी खास बात है इसकी कि जो अघुलनशील फास्फोरस है उसको उपलब्ध कराना। तो ये फास्फोरस को, जिसे हम पी कहते हैं, फास्फोरस को हम पी कहते हैं, फास्फेट भी बोल देते हैं इसे, तो फास्फोरस को ये उपलब्ध कराता है। फिर है केएमबी। केएमबी है पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये भी देखिए बैक्टीरिया है, और पोटेशियम की भी पौधों को बहुत जरूरत होती है। और पोटेशियम के साथ भी ये समस्या होती है कि पोटेशियम जो है मिट्टी के अंदर फंस जाता है, मूव नहीं कर पाता है, मिट्टी के किले के कणों के बीच में फंसा रहता है। फास्फोरस तो अधिकांश मात्रा घुलनशील हो जाती है, लेकिन पोटेशियम के साथ समस्या होती है, मिट्टी के कणों के बीच में फंसा रहता है। तो उसको वहां से निकालने का काम जो करता है वो ये बैक्टीरिया करते हैं। तो अगर हम अपने उस खेत में केएमबी का प्रयोग कर रहे हैं तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है, और इसको भी हम लगभग सभी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। सभी फसल में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से ये पीएसबी है, इसको भी हम सभी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत में अगर पोटेशियम की कमी हो रही है, पोटाश की कमी हो रही है, तो जो पोटेशियम जो मिट्टी के अंदर फिक्स है उसको ये मोबिलाइज कर देगा, उसको चलायमान कर देगा, चला देगा। मोबिलाइजिंग मतलब चलाना उसको। इसी कारण से इसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम का अक्सर में जो सिंबल होता है वो के होता है, पी नहीं होता है। तो केमिस्ट्री में इसका सिंबल के है पोटेशियम का। तो इसी कारण से पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, तो उसको पोटेशियम जो बैठा हुआ है मिट्टी के अंदर, कणों के बीच में फंसा हुआ, उसको मोबिलाइज कर देगा। कई तरह की रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, और वो पानी के माध्यम से फिर पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा और पौधे को उपलब्ध हो जाएगा। तो ये इसका एक प्रोसेस रहता है। तो इसको भी हम सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। माइकोराइजा क्या होती है? ये एक फंगस होती है कवक के जो जड़ों में रहती है, प्राकृतिक रूप से लगभग हर पेड़ में, फसलों में पाई जाती है। तो इसका प्रयोग करने से क्या होता है? जड़ों के ऊपर अपना आवरण बनाती है, तो जड़ें बढ़ने लगती हैं। तो जड़ों को ये बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। खासतौर से फास्फोरस बहुत ज्यादा मिलने लगता है, और जिंक मिलता है, सल्फर मिलते हैं, कैल्शियम भी मिलता है, और दूसरे बहुत सारे पोषक तत्व हैं वो भी मिलते हैं। साथ साथ ये जो नमी भी उपलब्ध कराती है जड़ों को। तो मिट्टी के अंदर जो नमी है ये अपने अंदर ले लेती है, फिर जड़ों को उसको उपलब्ध कराती है। तो ये माइकोराइजा भी हम लगभग सभी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइजर है, इसको हमें सभी फसल में प्रयोग करना चाहिए, ताकि फास्फोरस के साथ साथ हमें दूसरे पोषक तत्व भी मिल सके। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा रिजल्ट आता है वो फास्फोरस के ऊपर आता है। तो वैम के नाम से भी हम जानते हैं, वैम वैस्कुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइजा, ये इंग्लिश का इसका पूरा नाम है। तो ये बड़ी अच्छी खाद है, बायो फर्टिलाइजर है, जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे वेस्ट डिकम्पोजर आते हैं। तो ये क्या होते हैं? इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया भी होती हैं, फंगस भी होते हैं, जिसको हम डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। डिकम्पोज मतलब जो डिकम्पोजिशन करे, जो चीजों का अपघटन कर दे। अपघटन को डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और अपघटन करने वाले को, जो डिकम्पोजिशन करते हैं, उसको डिकम्पोजर बोलते हैं। इस कारण से इसका नाम डिकम्पोजर है। और चूंकि वेस्ट मटेरियल हमारे खेत के अंदर, जैसे तने रह गए, पत्तियां रह गई, उसको वेस्ट मटेरियल रह जाता है, उसको डिकम्पोज करने के काम आते हैं।
तो इस कारण से इसको वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे खेत में अगर फसल अवशेष है वो सड़ने में काफी समय लेते हैं, क्योंकि ये सड़ने का काम कौन करते हैं? माइक्रोब्स करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। अब इन डिकम्पोजर के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब हम इसको खेत में डालते हैं तो ये फसल अवशेषों के ऊपर कार्य करना शुरू कर देते हैं, उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, और फसल के अवशेषों के अंदर लगभग सभी न्यूट्रिएंट होते हैं। तो वो सभी पोषक तत्व, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो भी पोषक तत्व सब जो है मिट्टी के अंदर आने लगता है। तो जो पोषक तत्व जो फसल अवशेषों के अंदर थे, जो तने के अंदर थे, या जो पहले की जड़ें थी जो सड़ नहीं पा रही थी, वो सड़ जाएंगी, पत्तियां सड़ जाएंगी। तो ये सड़ाने का काम करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो सड़ने से क्या होगा? वो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं और जल्दी सड़ जाते हैं, और वो सारे पोषक तत्व जो हम फसल बोएंगे उसको मिल जाते हैं। तो डिकम्पोजर का प्रयोग हम लगभग सभी फसल में कर सकते हैं। तो ये फसल अवशेषों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और फसल अवशेषों को सड़ाने के लिए काम आते हैं। तो इनका जो मेन काम है फसल अवशेषों को सड़ाना होता है। तो डिकम्पोज करना या उनको सड़ाना। अब जैसे ही सड़ेंगे, डिकम्पोज होंगे, उसके अंदर के सभी पोषक तत्व मिट्टी के अंदर आएंगे। तो ये इतने प्रकार के जैव उर्वरक होते हैं, बायो फर्टिलाइजर जिसे हम कहते हैं। आपके क्षेत्र में जो उपलब्ध हो उसको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, राइजोबियम को आपको केवल पल्स क्रॉप जो होती है, दलहनी फसल होती है, लेग्यूम, उनमें प्रयोग करना है। और इसको ध्यान रखें, इसको राइजोबियम को ध्यान रखना है हमें। और ये जो है नीलहरी शैवाल और अजोला, ये देखिए धान के लिए है, ये भी हमें इस बात का ध्यान रखना है। बाकी जो जैव उर्वरक है आप सभी फसल प्रयोग कर सकते हैं। और एसिडोबैक्टर खास तौर से गन्ने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। गन्ने में आप इसको प्रयोग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और इनको तो हम लगभग सभी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के बायो फर्टिलाइजर हैं जिनको हम विभिन्न फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस जैव उर्वरक का क्या काम है और हमें किस फसल में उसको प्रयोग करना चाहिए। आशा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी मिली होगी। तो इन जानकारी को और भी लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको सही जानकारी मिले और वो भी अपनी खेती में लाभ ले सकें। इसके लिए इस चैनल पे मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जो किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है, उसको देखें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।